ट्रिकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अच्छा, ये ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिसमें अगर हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज होने से प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएंगे। यानी पहले एक जैसा प्रोडक्ट दे रहे थे, जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में चेंज आया तो फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो एक हमारा ये होगा कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज। दूसरा हमें मिलेगा रिएक्शंस कंडीशंस चेंज। रिएक्शन के कंडीशन अगर हम चेंज करेंगे, यानी लो टेम्परेचर पे एक जैसा प्रोडक्ट मिलेगा, हाई टेम्परेचर पे फिर दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। इसी तरह कैटलिस्ट में चेंज ले आएँ तो ये रिएक्शन कंडीशन चेंज से भी हमें कई डिफरेंट रिएक्शन मिलते हैं। तीसरा रिएजेंट्स चेंज। रिएजेंट्स चेंज का मतलब कि अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो कोई दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, एटसेट्रा। तो इस किस्म के और भी कई फैक्टर हमें मिलेंगे जिससे एक ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट होता है और वो ट्रिकी हो जाता है। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। कंबस्शन ऑफ अल्केन्स। अगर हम अल्केन लेते हैं, कोई भी अल्केन हो, और उसको ऑक्सीजन के साथ इग्नाइट करें, जला दें, तो जलने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में वाटर बन जाएगा और हीट ऑफ कंबस्शन हमें मिलेगा। लेकिन ये प्रोडक्ट तब बनेंगे जब ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस अमाउंट में हो, ऑक्सीजन गैस, ये प्रोडक्ट बनेंगे। अब वही अल्केन है लेकिन हम ऑक्सीजन को लिमिटेड कर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लिमिटेड, यानी महदूद करेंगे, कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्रोवाइड करने से अब कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में हीट ऑफ कंबस्शन, लेकिन वो हीट उस कंबस्शन हीट से कम होगा। फिर तीसरा कंडीशन के वही अल्केन है और उसको ऑक्सीजन मज़ीद कर दें लिमिटेड, वेरी लिमिटेड में लिखता हूँ, तो फिर हमें मिलेगा कार्बन, जिसको सूत कहते हैं, पाउडर्ड कार्बन मिलेगा, वाटर मिलेगा और हीट ना होने के बराबर हमें मिल जाएगा। तो ये है आपके पास एक अल्केन को डिफरेंट कंडीशन में जला देना और उसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हमें यहाँ मिल रहे हैं। अब अगर यही अल्केन है और इसकी हम ऑक्सीडेशन करें, ये ऊपर वाली भी कंबस्शन रिएक्शन है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीडेशन है, और इधर अब वहीं सेम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है बट इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट कॉपर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हमने जब ये कंडीशन चेंज किया, वही ऑक्सीजन वही अल्केन, तो अब प्रोडक्ट हमें मिलेगा अल्कोहल। तो इस तरह से एक कंडीशन ये हुआ कि अगर हम चेंज करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। फॉर एग्जांपल वी हैव मीथेन, it is reacting with oxygen in the presence of copper is a catalyst and the temperature pressure we are getting methyl alcohol CH3OH। बैलेंस करके 2 लग जाएगा, 2 लग जाएगा इधर, बस। सो दिस इज दी ऑक्सीडेशन, जिसको कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इसको आप सिंपल ऑक्सीडेशन या कैटालिस्ट ऑक्सीडेशन या फिर कंबस्शन कह सकते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अगर हम मीथेन CH4 लेते हैं और उसका रिएक्शन क्लोरीन से करते हैं, दिस इज CH4 रिएक्टिंग विथ क्लोरीन, और यहाँ पे हम इस रिएक्शन को डार्क में होने दें तो यू विल गेट नो रिएक्शन। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये मिला कि अंधेरा हो, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यही रिएक्टेंट्स हम लाइट को एक्सपोज करें तो उसमें जो फोटॉन्स होते हैं, H न्यू फॉर द अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स स्पेशली, वो इस रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं और हमें एक सीरीज ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। तो रिएक्शन शुरू होकर पहले में मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, फिर दूसरे में मिथाइल डाइक्लोराइड या मिथाइलिन डाइक्लोराइड बनेगा, इसी तरह फिर ट्राइक्लोराइड बनेगा और आखिर में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। तो ये रिएक्शन शुरू होता जाएगा और मुसलसल शुरू हुआ होगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है? पॉइंट यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि अगर हम क्लोरीन उसको एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा क्लोरीन लेंगे, तो फिर मेजर प्रोडक्ट जो है वो CCl4 बन जाएगा। द आखिरी प्रोडक्ट दिस इज CCl4। और अगर हम क्लोरीन को लिमिटेड लेते हैं तो लिमिटेड लेने से फिर हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो है दिस मिथाइल क्लोराइड CH3Cl बनेगा। तो इस तरह से क्लोरीन के अमाउंट पे इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो एक पॉइंट हुआ डार्क वाला और दूसरा पॉइंट हुआ अमाउंट ऑफ क्लोरीन वाला, और ये सारा जो है दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसको आप डिटेल से देख सकते हो प्लेलिस्ट में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन यानी एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू एन अल्कीन। एक सिंपल रिएक्शन से समझ लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन, और इसमें हम HBr का एडिशन करते हैं तो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। एक कार्बन से हाइड्रोजन मिलके उसको CH3 करेगा और दूसरे कार्बन CH2 रह के उसके साथ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से 1 ब्रोमो इथेन बनेगा।
लेकिन अब अगर हमें ये प्रोपीन दिया जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और उसमें अगर हम HBr की एडिशन करें, तो अब इसी ऊपर कंसेप्ट के मुताबिक एक प्रोडक्ट इसे हम ये बना सकते हैं कि H फर्स्ट कार्बन को दिया डबल बॉन्ड और Br जो है वो सेकंड कार्बन से अटैच किया, तो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और अब इस CH के साथ ब्रोमीन अटैच हुआ सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बना 2 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि वही कंसेप्ट इस्तेमाल करके H जो है उसको ले जाते हैं दरमियान वाले कार्बन से CH से और ब्रोमीन को फर्स्ट कार्बन CH2 से अटैच करते हैं। ये तो कंप्लीट है, CH3 है, डबल बॉन्ड रिएक्शन करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो वो हो जाएगा CH3, अगला हो जाएगा CH2 एंड CH2 और उसके साथ अटैच हो जाएगा ब्रोमीन, यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। अब रिमेंबर, जब एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है और 1 ब्रोमो प्रोपेन नहीं बनता। तो इसमें ट्रिक वहीं सेम याद रखोगे, विच इज़ मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, डिटेल से समझ सकते हो। तो मार्कोनिकॉव रूल के मुताबिक ये प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करें, दिस इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में यानी वाटर ऐड होगा। तो अगेन अगर हम प्रोपीन लेते हैं, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ H2O को रिएक्ट कर देना है इस फॉर्म में। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 1 प्रोपेनॉल बन सकता है या प्रोपेन 1 ओल बन सकता है कि 2 प्रोपेनॉल बनेगा, कौन सा बनेगा? दिस विल बी द क्वेश्चन। तो इस तरह से अब यहाँ पे भी आप मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करोगे तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव पार्ट है, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस इज नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसाइमेट्रिक रिएजेंट और ये भी एसाइमेट्रिक है, तो पॉजिटिव पार्ट विल बी एडेड टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड हैविंग मोर हाइड्रोजन और जो नेगेटिव पार्ट है तो वो दूसरे कार्बन से जुड़ के बनेगा। तो इस तरह से OH सेकंड कार्बन पे अटैच होके हमें 2 प्रोपेनॉल बन के देगा, 1 प्रोपेनॉल इसमें नहीं बनेगा। तो अल्कीन में ये मार्कोनिकॉव का जो ट्रिक है ये ज्यादा रिएक्शन में आपको मिलेगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, इसमें अल्काइन हम इथाइन लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल हो, पैलेडियम हो, प्लाटिनियम हो, साथ में टेम्परेचर एट्सेट्रा, तो हमें मिल जाएगा ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन फर्दर जारी रहेगा और फर्दर हाइड्रोजन इसमें ऐड होके बन जाएगा अल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी जो अनसेचुरेटेड अल्काइन था वो अल्कीन बना और फिर उसके बाद सेचुरेटेड अल्केन बना। यानी इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम ये रिएक्शन अल्कीन स्टेज पे स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसमें हम लेंडलर कैटलिस्ट इस्तेमाल करें तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो अल्काइन है इसकी हाइड्रोजिनेशन स्टॉप हो जाएगी अल्कीन स्टेज पे और फर्दर ये नहीं जाएगा। This catalyst is known as Lindlar's catalyst. Lindlar's catalyst. इस कैटलिस्ट में जो पैलेडियम कैटलिस्ट है इसको पॉइजन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। तो ये पॉइजनिंग ऑफ द पैलेडियम इसकी जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर देता है और फिर ये सिर्फ अल्कीन तक ही चला जाता है ये रिएक्शन। तो लेंड्रल कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट अल्कीन स्टेज। दूसरा, इस रिएक्शन में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 ब्यूटाइन है और इस 2 ब्यूटाइन की हाइड्रोजिनेशन होके अल्कीन स्टेज पे इससे सिस 2 ब्यूटीन भी बन सकता है, ट्रांस 2 ब्यूटीन भी बन सकता है। तो ये जो लिंडलर कैटलिस्ट है, लिंडलर कैटलिस्ट, तो लिंडलर कैटलिस्ट जस्ट सिस अल्कीन प्रोड्यूस कर देता है, इसको कहते हैं सिन एडिशन। सिन एडिशन, सिन एडिशन होके हमें जस्ट सिस अल्कीन बनेगा, यानी ये जो है अब इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं हो जाएगा, दिस 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ऊपर वही मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन जो है वो सिस पोजीशन पे ऐड हो जाएंगे। तो हम लिंडलर कैटलिस्ट, अगर एक अल्कीन में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है और हम जस्ट सिस आइसोमर बनाना चाहते हैं, सो वी कैन यूज दिस लिंडलर्स कैटलिस्ट। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, इसमें अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और हमसे कहा जाता है कि इसकी जब कंप्लीट हम HBr से एडिशन करते हैं तो आगे जो प्रोडक्ट है तो वो कौन सा बनेगा। आया ये 1,1 डाई ब्रोमो ईथेन बनेगा या फिर 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन बनेगा। एक कहलाता है विसिनल, दिस वन इज विसिनल डाई हेलाइड और ऊपर वाला जो है दैट इज जिमिनल डाई हेलाइड। तो कौन सा बनेगा?
तो इसमें वही मार्कोनिकॉफ्स रूल है और उसमें ये 1,1 डाइब्रोमोजिमिनल आइसोमर बनेगा और ये जो विसिनल आइसोमर है ये इसमें नहीं बनेगा। वो इसलिए तो हमें यूँ मिलेगा, लुक एट दिस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले स्टेप में एक HBr का मॉलिक्यूल ऐड होगा और हमें मिल जाएगा। अब ये जो है सिमेट्रिक अल्काइन है तो नो प्रॉब्लम, H यहाँ पे आए या दूसरे कार्बन पे आए और इसी तरह से ब्रोमीन जिस कार्बन पे भी आए, वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन। लेकिन जब ये नेक्स्ट 1 ब्रोमो इथीन बना और 1 ब्रोमो इथीन अब जब फर्दर HBr इसमें ऐड होगा तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होगा और उसमें ये था कि जो पॉजिटिव पार्ट है दैट विल बी एडेड टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड हैविंग मोर हाइड्रोजन। तो CH2 इसके पास मोर हाइड्रोजन है तो H यहाँ पे आएगा और Br जो है वो इस कार्बन पे आएगा और इस तरह से हमें मिलेगा कि CH इसके साथ 2 ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे और बॉन्ड CH3। तो इस तरह से 1,1 डाइब्रोमो इथेन बनेगा विच इज नोन एज जिमिनल ब्रोमाइड। तो इसमें ट्रिक था मार्कोनिकॉफ रूल वाला। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, इसमें ये पॉइंट आपने अब याद रखना होगा कि अगर इथाइन है यानी फर्स्ट अल्काइन है और उसकी अगर हम हाइड्रेशन करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 H2SO4 और साथ में हीट, तो यू विल गेट एल्डिहाइड और एक ही एल्डिहाइड इससे बनेगा दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी 2 कार्बन वाला अल्काइन था, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड बनेगा। बाकी जितने भी अल्काइंस हैं, अदर अल्काइंस जितने भी होंगे उनमें जब हम हाइड्रेशन करेंगे इन द सेम कंडीशन तो यू विल गेट कीटोन्स। जितने कार्बन का अल्काइन होगा उतने ही कार्बन का कीटोन बनेगा। फॉर एग्जांपल हम प्रोपाइन लेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसकी हाइड्रेशन होके इन द सेम कंडीशन यू विल गेट 3 कार्बन वाला कीटोन दैट इज प्रोपेनोन C डबल बॉन्ड OCH3। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई भी हो, टर्मिनल अल्काइन हो या इंटरनल अल्काइन हो, लेकिन इथाइन के अलावा कोई भी हो तो उसमें आपको कीटोन बन के मिलेंगे। ओनली एंड ओनली जो इथाइन है वो इस कंडीशन में आपको जस्ट एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल देगा। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, अगर हम बेंजीन लें, दिस इज द बेंजीन स्ट्रक्चर एंड वी ऐड chlorine to it in the absence in the presence of light, you will get a series of reaction giving you the one product जिसमें हर कार्बन के साथ पहले से हाइड्रोजन मौजूद था और अब उसमें क्लोरीन की एडिशन भी हो गई है। ये प्रोडक्ट बन जाएगा विच इज 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब ट्रिक आपको ये दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है दैट इज टोल्वीन, ये हुआ टोल्वीन हैविंग CH3 ऑन इट, तो ये टोल्वीन और इसकी अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगेन ट्रिक ये हो जाएगा कि आप ऐड करोगे डबल बॉन्ड में क्लोरीन्स को और इस किस्म का ये स्ट्रक्चर बना दोगे, लेकिन वो गलत होगा। यहाँ पर अब क्या होगा कि बेंजीन रेजोनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एक्वायर करता है तो वो ऊपर मिथाइल ग्रुप का ही हेलोजिनेशन कर जाता है और रिंग को हेलोजिनेशन से बचा लेता है। तो इस मिथाइल ग्रुप की हेलोजिनेशन से वहीं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। अब बेंजीन को यूं भी ड्रॉ कर सकते हो, तो हो जाएगा CH2Cl, ये बनेगा। साथ में अगला प्रोडक्ट बन सकता है वो हो जाएगा CHCl2 और अगला प्रोडक्ट बन सकता है CaCl3, तो ये हो जाएगा CCl3 और सब में वहीं HCl निकलेगा। तो इस तरह से बेंजीन रिंग को हेलोजिनेट नहीं करेगा बल्कि अल्काइल ग्रुप को हेलोजिनेट कर जाएगा। और बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजोक्लोराइड, ये प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। लेकिन अब अगर यही क्लोरीन बेंजीन के साथ रिएक्ट करे इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, Cl2 है और कैटलिस्ट लेते हैं FeCl3, अब आपको बेंजीन के डबल बॉन्ड उसी तरह ही मिलेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा और आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा विद रिमूवल ऑफ HCl। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। अगर टोल्वीन आप लेते हो तो ये हो जाएगा टोल्वीन, दिस इज CH3 और यहाँ पे अगेन दैट बेंजीन रिंग बना दो और उसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट FeCl3, यू विल गेट द प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। मिथाइल अपनी ही जगह पे मिथाइल ही रहेगा और आर्थोक्लोरोटोल्वीन बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट उसमें बनेगा पैराक्लोरोटोल्वीन, क्योंकि CH3 जो है वो आपके पास है आर्थोपेरा ओरिएंटिंग ग्रुप, जबकि मेटाक्लोरोटोल्वीन बनेगा लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत ही कम होगी, यानी आर्थो ज़्यादा परसेंटेज में होगा, उसके बाद जो है
पैरा परसेंटेज ज़्यादा होगा और फिर मेटा की परसेंटेज बहुत कम होगी, ना होने के बराबर। तो अगेन यहाँ पे कंडीशन ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ। अगर हमने वही क्लोरीन बेंजीन के साथ लाइट इस्तेमाल किया तो एडिशन रिएक्शन हुआ। फिर लाइट इस्तेमाल किया लेकिन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। फिर क्लोरीन के साथ बेंजीन को रिएक्ट किया लेकिन कैटलिस्ट यूज़ किया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। और इसी तरह से टॉल्वीन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ बेंजीन रिंग का। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें बेंजीन उसको रिएक्ट किया जाता है विद एसाइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl। और यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और कैटलिस्ट इसमें AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड लुइस एसिड। और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा एसीटोफिनोन, जो एक एरोमेटिक कीटोन कहलाता है, लाइक दिस CH3 और साथ में HCl। अच्छा, अब अगर मिथाइलेटेड बेंजीन हो, फॉर एग्जाम्पल मिथाइलेटेड बेंजीन दैट इज टॉल्वीन, तो मिथाइलेटेड बेंजीन के ऊपर CH3, इसकी अगर हम अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे तो हमें तो याद था कि जो मिथाइल ग्रुप है वो तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन अब यहाँ पे आर्थो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनेगा देखते हैं, और क्यों नहीं बनेगा ये मैंने बनाया टॉल्वीन और उसके पैरा पोजीशन पे कार्बन डबल बॉन्ड O और साथ में CH3। अब साथ में अगर हम आर्थो पोजीशन पे बनाना चाहते हैं दिस प्रोडक्ट, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? आर्थो पोजीशन पे जब ये ग्रुप आ जाता है तो यहाँ पे दोनों बल्कि हैं, ये भी बहुत बल्कि ग्रुप है, इफ़ यू लुक एट दिस, तो ये भी बहुत बल्कि ग्रुप है और मिथाइल भी बल्कि है, तो दोनों में स्टीरिक रिपल्शन होती है। तो मिथाइल इस बल्कि ग्रुप को आर्थो पोजीशन पे बॉन्ड बनाने नहीं देता, इस वजह से वो पैरा पोजीशन पे आके जस्ट ये पैरा प्रोडक्ट बनता है और हमें कोई आर्थो प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो रीज़न यहाँ पे ये पॉइंट याद होना चाहिए कि अल्काइलेटेड बेंजीन उसकी अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे तो उसमें जस्ट पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, आर्थो प्रोडक्ट उसमें नहीं बनेंगे। अच्छा, दूसरी बात इसमें कि इसमें एरोमेटिक कीटोन बना, एरोमेटिक एल्डिहाइड हम बना सकते हैं या नहीं? यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए हमने फिर ये करना होगा कि ये बेंजीन रिंग है और इसको अब यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड के बजाय फॉर्माइल क्लोराइड से इसका रिएक्शन करना होगा अंडर दी सेम कंडीशन। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होता, यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास बेंजल्डिहाइड बने, दिस इज बेंजीन रिंग हो जाएगा। और हम ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि कार्बन डबल बॉन्ड O और उसके साथ H अटैच होके बेंजल्डिहाइड बनेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि इन कंडीशन पे ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है इसकी ब्रेकिंग हो जाती है इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, और इस तरह से वो बेंजीन के साथ रिएक्शन के लिए नहीं रह पाता। सो दिस इज द रीजन कि हमें इस रिएक्शन से एरोमेटिक अल्डिहाइड हासिल नहीं कर सकते। डायरेक्टिंग और ओरिएंटिंग इफेक्ट, इनसे इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फिनोल और हमसे कहा जाता है कि इस फिनोल की हमने नाइट्रेशन करनी है, तो हमने इस्तेमाल किया डाइल्यूट HNO3 एट 25 डिग्री सेल्सियस और साथ में H2SO4 इज ए कैटलिस्ट, H2SO4। अब हमसे कहा जाता है कि आगे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा या कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, आर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा या मेथा नाइट्रोफिनोल बनेगा या तीनों बनेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस किस्म के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। इसी तरह से हमें दिया जा सकता है, सपोज करें बेंजोइक एसिड दिया गया है, दिस इज बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन करवा के, यानी यहाँ पे HNO3 साथ में H2SO4 एंड अदर कंडीशन, और हमसे कहा जाता है कि आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनेगा, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनेगा या फिर मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे आपने याद रखना होगा कि OH के केस में आर्थो और पैरा ये मेजर प्रोडक्ट होंगे, जबकि बेंजोइक केस में जो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, बाकी ये दोनों माइनर प्रोडक्ट होंगे या बनेंगे ही नहीं, और उसमें ये दो मेजर प्रोडक्ट होंगे और ये जो है माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इसके लिए आपने ये याद रखने हैं, आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स या डायरेक्टर वो होंगे जिनमें जो एटम बेंजीन से अटैच हो और उसके साथ लोन पेयर हो, तो इस किस्म के ग्रुप जो हैं वो आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, लाइक OH हुआ, इसी तरह NH2 अटैच है, ये हुआ। और इसी तरह अब अल्काइल ग्रुप जो हैं उनके पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये कंजुगेशन इफेक्ट से ये काम करते हैं। साथ में हेलोजन हुए, हेलोजन के पास आपको ये 3 लोन पेयर मिलेंगे। इसी तरह से ईथर फंक्शनल ग्रुप हुआ OR, बस जो भी एटम बेंजीन से बॉन्डेड हो और उसके साथ ये लोन पेयर मौजूद होंगे तो वो ग्रुप कहलाएंगे आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। दूसरी तरफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स,
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में वो ग्रुप्स जो बेंजीन से एटम उनका बॉन्डेड हो और आगे उसने डबल बॉन्ड बनाया हो, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो वो होंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसी तरह से अल्डिहाइड ग्रुप देखें, फॉर्माइल ग्रुप भी जिसको कहा जाता है, तो ये कार्बन बेंजीन से बॉन्डेड है और आगे इसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाया है। कीटो ग्रुप ले लें, नाइट्रो ग्रुप ले लें, नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप ले लें, और इस तरह से ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ले लें, एटसेट्रा। तो बस वो ग्रुप जिसमें एटम ने बेंजीन से बॉन्ड बनाया हो और उस एटम ने फर्दर डबल बॉन्ड बनाया हो या ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो, तो वो ग्रुप होंगे मेटा डायरेक्टर्स। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जितने भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं एक्सेप्ट हेलोजन्स, ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है, कई दफ़ा इससे क्वेश्चन आ जाता है। हेलोजन अगर बेंजीन पे अटैच्ड है तो वो उसको डीएक्टिवेट करता है, और जितने भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हेलोजन के अलावा हैं वो सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड यहाँ पे लिख दोगे हेलोजन्स, जितने भी हेलोजन्स हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है। अब एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग कैसे देखते हैं। सिंपल बेंजीन और उसकी नाइट्रेशन करनी है तो HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड और 60 डिग्री सेल्सियस, तब जाके ये रिएक्शन होगा। अब अगर फिनोल है यानी बेंजीन पे OH ग्रुप अटैच्ड है तो अब कंसनट्रेटेड के बजाय हमें डाइल्यूट HNO3 से काम चलेगा, और साथ में टेम्परेचर 60 की बजाय 25 यानी रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि OH ने बेंजीन को एक्टिवेट किया यानी मोर रिएक्टिव बनाया, और OH जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। दूसरी तरफ अगर नाइट्रो बेंजीन है तो नाइट्रो जो है वो डीएक्टिवेटिंग है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो उसमें अब हमने कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड H2SO4 और साथ में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रखना होगा, वरना ये रिएक्शन नहीं होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर हो तो रिएक्शन हो जाएगा। तो इन रिएक्शन कंडीशन से पता चलता है कि किसने बेंजीन को मोर रिएक्टिव बनाया, एक्टिवेट किया लाइक OH, और किसने बेंजीन को लेस रिएक्टिव बनाया, डीएक्टिवेट किया लाइक नाइट्रो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, दोनों रिएक्शन है और अल्काइल हैलाइड इनको परफॉर्म करते हैं। तो कब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो पहला फैक्टर जो आपके जहन में होना चाहिए वो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मींस दी अल्काइल हैलाइड। तो वो अल्काइल हैलाइड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, और मीथाइल हैलाइड हो सकता है। तो अगर बाकी सारे कंडीशन सेम हो, जस्ट आपसे पूछा जाए कि अब कौन सा अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन करेगा और कौन सा एलिमिनेशन करेगा, तो रिमेंबर जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैं तो उन सेम कंडीशन पे जब आप सेकेंडरी से इस साइड पे आओगे तो एलिमिनेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडर फॉर्म करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस साइड पे जब जाओगे तो यू विल गेट इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो एक तो ये पॉइंट। सेकेंडरी जो है वो ये दोनों कर सकता है, एलिमिनेशन भी कर सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है, लेकिन अब कब वो एलिमिनेशन करेगा, कब सब्स्टिट्यूशन करेगा, फर्दर फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। लेकिन जस्ट सबस्ट्रेट हो और बाकी सारे फैक्टर सेम हो तो फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विल फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विल फेवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला फैक्टर न्यूक्लियोफाइल और बेस। यूं तो काम दोनों का एक जैसा होता है, लुईस बेसिस होते हैं, लेकिन अब अगर कोई बेस, उसको हम कहेंगे बेस जो एलिमिनेशन रिएक्शन करवाए वो बेस कहलाएगा, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो एक्ट करेगा एज ए बेस, और अगर कोई वीक बेस है तो वो एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। इधर ये पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस ही एक्ट करेगा, वीक बेस तो वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। इस कंसेप्ट को टैकल करने के लिए अब आपको ये याद होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, यानी अगर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो वीक बेस होगा एंड वाइस वर्सा। अब कैसे हम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस को पहचानेंगे, तो यहाँ पे ये याद रखें, वीक एसिड दे जाता है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो दे जाता है वीक कॉन्जुगेट बेस। तो जब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा इट विल एक्ट एज बेस, और अगर वीक कॉन्जुगेट बेस होगा इट विल एक्ट एज वीक एसिड एंड विल एक्ट एज वीक बेस एंड विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो वीक कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बेस एक्ट करेगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में एक सेकेंडरी
अल्काइल हैलाइड दिया है, दैट इज़ 2 ब्रोमोप्रोपेन या सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। उसका रिएक्शन हो रहा है इथॉक्साइड से और इथोसल्फाइड से या इथेन थायोल, और वो है इथेनॉल। ये इथेन थायोलेट आयन है और वो है इथॉक्साइड आयन। अब हमसे कहा जाता है कि कौन सी कंडीशन में एलिमिनेशन होगा, कौन सी कंडीशन में सब्सटीट्यूशन होगा। तो यहाँ पे ये याद रखें, ये जो कंजुगेट बेस है C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल का कंजुगेट बेस है। अच्छा, और ये जो कंजुगेट बेस है ये है C2H5SH। अब जो थायोल्स हैं उनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, तो वो हाइड्रोजन आयन जल्दी दे जाते हैं, तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो अल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल होगा, तो ये है वीक एसिड। अच्छा, अब इस वीक एसिड ने स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाया और स्ट्रॉन्ग एसिड ने वीक कॉन्जुगेट बेस बनाया। ये है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस और ये है वीक कॉन्जुगेट बेस। अब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एक्ट करेगा एज ए बेस और जो वीक कॉन्जुगेट बेस है ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन, इसके साथ जो रिएक्शन होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और इस बेस के साथ जो रिएक्शन होगा तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन कुछ यूँ होगा कि हमें मिल जाएगा कि CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी नॉट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई है। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और साथ में मिल जाएगा C2H5OH, ये बन जाएगा। दूसरी तरफ ये जो है न्यूक्लियोफाइल है, तो इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा कि CH3CH ब्रोमीन, जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी जगह पे आ जाएगा ये थायोलेट आयन C2H5 और यहाँ पे CH3 और निकल जाएगा ब्रोमाइड आयन। सो वी गॉट के वीक कॉन्जुगेट बेस जो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो तो वो एक्ट करेगा एज ए बेस और वो हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करके देगा। साथ में SN1 और E1 दोनों जो हैं वो 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप मैकेनिज्म है, जबकि SN2 और E2 ये दोनों जो हैं सिंगल स्टेप यानी 1 स्टेप मैकेनिज्म है। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट जो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है तो वो है RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इससे जनरली जो आपको ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे तो उनमें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। एक फॉर्मेट आपको इस फॉर्म में मिलेगा कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट दिया गया है RMgX, फिर कहा जाएगा कि कौन सा रिएक्टेंट इससे रिएक्ट करवाएं ताकि इससे प्रोडक्ट फ्लाम बन जाए। तो ये किस्म का एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार देखने को आपको मिलेगा। दूसरा ग्रिग्नर्ड रिएजेंट नहीं दिया गया होगा, लेकिन यहाँ पे B कोई रिएक्टेंट है और वो कहा जाएगा कि ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो फ्लाम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये रिएक्टेंट जो है कौन होगा, किसके साथ B का रिएक्शन होके ये प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट RMgX प्लस कोई रिएजेंट A और कहा जाएगा कि प्रोडक्ट बताएं कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो ये 3 किस्म के क्वेश्चंस ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के रिएक्शन से आपको मिलेंगे। अब इनको इजी तरीके से जो ट्रिक है या जो चार्ट है उससे हम इसको इजीली समझ सकते हैं। दैट इज, ये हुआ हमारा ग्रिग्नर्ड रिएजेंट RMgX। अब ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से अल्केन ने बनना है। अल्केन कब बनेंगे? अल्केन जब इसका रिएक्शन हम वाटर से कर दें, अल्कोहल से कर दें या फिर एमोनिया से कर दें, तो इनके रिएक्शन से अल्केन बनेगा। और कितने कार्बन का अल्केन होगा? जितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप होगा उसी में एक हाइड्रोजन का इजाफा होकर अल्केन बन जाएगा। यानी अगर ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो मीथेन बन जाएगा, अगर ये इथाइल है तो इथेन बन जाएगा, एंड सो ऑन। अब ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से बनना है प्राइमरी अल्कोहल्स ने, प्राइमरी अल्कोहल्स। इससे बनना है सेकेंडरी अल्कोहल्स ने, सेकेंडरी अल्कोहल्स, और टर्शरी अल्कोहल्स। तो जब ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से हमने बनाना होगा प्राइमरी अल्कोहल तो इसका रिएक्शन हम करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से, HCHO। इससे इसका रिएक्शन होके प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। बाकी जितने भी अल्डिहाइड होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे RCHO। जितने भी अल्डिहाइड होंगे तो उनसे सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। और अगर कीटोन से रिएक्शन हो जाए, दैट इज RCOR, तो कीटोन से इसका रिएक्शन होके टर्शरी अल्कोहल बनने होंगे। अब प्राइमरी अल्कोहल कितने कार्बन का होगा?
तो अल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट प्लस कार्बन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और उससे वही कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। इसी तरह से कितने कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा? तो कार्बन इन द अल्काइल ग्रुप ऑफ द ग्रिग्नर्ड रिएजेंट एंड कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड, और इसी तरह से जितने कार्बन का कीटोन होगा प्लस कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑफ द ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, तो उतने कार्बन का टर्शरी अल्कोहल बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल एक और रिएक्शन में भी बनाए जा सकते हैं, और वो है जब इसका रिएक्शन हम इपोक्साइड से कर दें। दिस इज इपोक्साइड। इपोक्साइड से इसका रिएक्शन करेंगे तो अल्काइल ग्रुप और इपोक्साइड के कार्बन के बराबर यू विल गेट दी प्राइमरी अल्कोहल। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट ईस्टर से रिएक्शन करके, ईस्टर, इससे एल्डिहाइड्स बनते हैं, एल्डिहाइड्स, और ईस्टर से ही रिएक्शन करके ये दे जाता है कीटोन्स। अब दोनों ईस्टर्स हैं तो आपने ये याद रखना होगा, अगर फॉर्मिक एसिड का ईस्टर हो, यानी लिखा हो कि HCOO और फिर जाके एक अल्काइल ग्रुप हो, तो इस किस्म का ईस्टर हमें एल्डिहाइड दे जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई ईस्टर हो, फॉर एग्जांपल RCOOR, तो इसके रिएक्शन से कीटोन्स बनेंगे। और फिर रिमेंबर, इस एल्डिहाइड के साथ फर्दर जो रिएक्शन करेगा ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, तो हमें दे जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल्स। यहां से भी हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलेंगे, यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल्स। और अगर यही ग्रिग्नर्ड रिएजेंट फिर उसी कीटोन से रिएक्ट कर दे, तो कीटोन के रिएक्शन से इससे आपको मिलेंगे टर्शरी अल्कोहल्स, यू विल गेट दी टर्शरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल इस रिएक्शन में इसलिए नहीं बनते कि ईस्टर जो है, दिस ईस्टर जो इथाइल फॉर्मेट होता है, ये ईस्टर हमें एल्डिहाइड देगा, लेकिन हायर एल्डिहाइड देगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं दे सकता। जब फॉर्मल्डिहाइड नहीं दे सकता तो उससे फिर सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे, प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनेंगे। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से हम अल्काइल नाइट्राइल्स भी बना सकते हैं, अल्काइल नाइट्राइल्स, या उनको अल्काइल साइनाइड्स भी कहा जाता है। इनका रिएक्शन ग्रिग्नर्ड रिएजेंट अगर हम किसी क्लोरोसाइनाइड के साथ करें तो इससे आपको मिलेंगे अल्काइल नाइट्राइल्स। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से हम कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल कर सकते हैं अगर इसका रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से करें। कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड? अल्काइल ग्रुप प्लस 1 कार्बन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन का बनेगा। सो दिस वाज द फ्लो शीट डायग्राम फॉर ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, और इन्हीं को आप देख के ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के मुख्तलिफ ट्रिकी रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो। रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद एसिड हैलाइड्स। अगर हम प्राइमरी अमीन लेंगे RNH2, इसका रिएक्शन एसिड हैलाइड से करते हैं RC डबल बॉन्ड O एंड X, तो हमें एमाइड्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एमाइड होगा N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH और साथ में R, दिस इज N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ये था प्राइमरी अमीन। अगर हम सेकेंडरी अमीन लेंगे RNH और R, इसका रिएक्शन अगर हम एसिड हैलाइड के साथ करेंगे तो वी विल गेट NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, RC डबल बॉन्ड O N which is bonded to alkyl and another alkyl, so this is why it is NN डाई सब्स्टिट्यूटेड and this is N सब्स्टिट्यूटेड, यानी ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ये था सेकेंडरी अमीन। अब टर्शरी अमीन अगर हम देखेंगे, ये हो जाएगा RN फिर R और R। इसका रिएक्शन अगर एसिड हैलाइड से हो तो यू विल गेट नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट कि कौन सा अमीन एसिड के हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, दैट इज टर्शरी अमीन। और साथ में ये कि क्यों नहीं करता, बिकॉज ऑफ हैविंग नो हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन इन द टर्शरी अमीन। बाकी के साथ हाइड्रोजन थे तो उन्होंने रिएक्शन किया, लेकिन यहाँ पे टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। सो दिस वाज रिएक्शन ऑफ अमीन विद एसिड हैलाइड्स एंड द मेन पॉइंट। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में से आपको मिलेगा कि अल्कोहल वीक एसिड हैं। कितने वीक एसिड हैं? तो इतने वीक एसिड हैं कि अगर हम एक अल्कोहल ले लें और उसका रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें तो यू विल गेट नो रिएक्शन। इसका मतलब हुआ कि दे आर वेरी वेरी वीकली एसिडिक। अल्कोहल में रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, इससे क्वेश्चन हमें ज्यादातर ये मिलता है कि विच अल्कोहल विल रिएक्ट फास्ट और स्लो विद ए गिवन हैलोजन एसिड। तो रिमेंबर, जब भी अल्कोहल किसी हैलोजन एसिड से रिएक्ट करता है तो रिजल्ट में प्रोडक्ट में हमें एक अल्काइल हैलाइड मिलेगा और साथ ही वाटर निकलेगा। अब अल्कोहल में टर्शरी अल्कोहल भी हैं
सेकेंडरी अल्कोहल भी हैं और प्राइमरी अल्कोहल भी हैं। इनका रिएक्शन हम करते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल, उसका भी रिएक्शन HCl जिंक क्लोराइड इज ए कैटलिस्ट और HCl जिंक क्लोराइड इज ए कैटलिस्ट। अब इसमें टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन जिंक HCl के साथ बहुत ही फास्ट होता है। सेकेंडरी अल्कोहल मॉडरेट स्पीड से रिएक्ट करेगा और प्राइमरी अल्कोहल का वेरी स्लो रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है, या इस टेस्ट को नाम दिया जाता है ल्यूकस टेस्ट, जिससे हम आइडेंटिफाई टेस्ट इससे इस्तेमाल होगा और ये डिसाइड करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन से। फास्ट तो टर्शियरी अल्कोहल, मॉडरेट रेट तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल और वेरी स्लो रिएक्शन तो फिर प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें हमें यह मिलता है कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और उसको ऑक्सीडाइज करें, सेकेंडरी अल्कोहल उसको ऑक्सीडाइज करें और टर्शरी अल्कोहल उसकी ऑक्सीडेशन करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स में कन्वर्ट करेगा, और जो टर्शरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइजिंग कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी यू विल गेट नो रिएक्शन। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अल्कोहल रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाला देगा, कौन सा नहीं देगा, किस अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो सकते हैं या कीटोन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसमें जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, या जितने कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल है उतने ही कार्बन का कीटोन बनेगा, जबकि टर्शियरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते। एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन में, यानी रिमूवल ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ एन एसिड। तो रिमेंबर, अगर हम अल्कोहल लें और उसको रिएक्ट करें विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। अगर हम टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस से ना बढ़ाएंगे तो हमें डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ईथर मिलेगा विद रिमूवल ऑफ वाटर, और अगर टेम्परेचर 140 से बढ़ के 170 डिग्री सेल्सियस तक चले तो फिर ये अल्कीन्स देते हैं। तो ये रिएक्शन कंडीशन डिपेंडेंट यानी स्पेशली टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, और दोनों में वाटर रिमूव होके ईथर बनता है और दूसरे में अल्कीन बनता है। एक तो ये कि आपने टेम्परेचर याद रखना होगा। नेक्स्ट, कौन सा अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेट होगा? तो रिमेंबर, टर्शियरी अल्कोहल are easily dehydrated than secondary alcohol and secondary alcohol are easily dehydrated than primary alcohols. एस्टिफिकेशन रिएक्शन, इसमें एक अल्कोहल उसका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज ए कैटलिस्ट, और रिजल्ट में ईस्टर बन जाते हैं विद रिमूवल ऑफ वाटर। रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जारी रखने के लिए वाटर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम रिमूव करते जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाएगा। इसको फिशर एस्टिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसमें अब ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि स्टीरिक रीजन से, स्टीरिक हिंड्रेंस की मदद से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ऑर्डर हमें ये मिलेगा कि जो मिथाइल अल्कोहल है ये एस्टिफिकेशन रिएक्शन फास्ट करेगा देन प्राइमरी अल्कोहल, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हो। प्राइमरी अल्कोहल फिर एस्टिफिकेशन रिएक्शन फास्ट करेगा देन सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल फास्ट एस्टिफिकेशन रिएक्शन करेगा देन टर्शियरी अल्कोहल। फिनोल के रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक नेचर। फिनोल एसिडिक नेचर इसलिए रखता है कि अगर हम इसको पानी में डाल दें और फिर पानी का पीएच देखेंगे तो पानी का पीएच 7 से नीचे आएगा। वजह यह कि ये पानी को प्रोटॉन देके उसमें हाइड्रोनियम आयन क्रिएट कर देता है और ख़ुद फिनॉक्साइड आयन रह जाता है। तो इस तरह से पीएच 7 से नीचे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाटर था, पीएच इसका था 7। जब सोल्यूशन बना तो इस सोल्यूशन का जो पीएच होगा तो वो लेस देन 7 हो जाएगा। तो इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि इट इज़ एसिडिक। दूसरा इसका क्लू कि ये एसिडिक है, तो ये अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएं लाइक सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ इसके रिएक्शन से साल्ट प्रोड्यूस होता है सॉलिड फॉर्म में, और वो सॉलिड फॉर्म वाला साल्ट सोडियम फिनॉक्साइड कहलाता है, दिस वन, और साथ में वाटर रिलीज होता है। तो ये भी एसिडिक नेचर का इंडिकेशन है।
तीसरा एसिडिक नेचर का इंडिकेशन कि अगर कोई भी एसिड हो और उसको हम किसी मेटल रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाए तो वो एसिडिक नेचर रखेगा। तो अगर हम फिनोल को सोडियम के साथ रिएक्ट करें तो ये फिनॉक्साइड दे जाता है, सॉल्ट दे जाता है, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सो दीज आर द थ्री मेन प्रैक्टिकल proofs which shows that phenol has acidic nature. नाइट्रेशन ऑफ फिनोल में आपको फिनोल दिया जा सकता है और कहा जाएगा कि इसकी जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट दे जाएगा। इसकी नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटलिस्ट 825 डिग्री सेल्सियस। ये जो प्रोडक्ट देगा, क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इस वजह से ये हमें आर्थो नाइट्रोफिनोल बता के देगा। दिस इज आर्थो नाइट्रोफिनोल। साथ में देगा पैरा नाइट्रोफिनोल, ये हुआ उसका पैरा नाइट्रोफिनोल, और मेटा नाइट्रोफिनोल की परसेंटेज बहुत ही कम होके बनेगी। तो इस तरह से एक्चुअली ये है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज ऑफ दिस OH। इसकी परसेंटेज जो मेटा नाइट्रोफिनोल है ऑलमोस्ट वो 1% प्रोड्यूस होता है। तो एक तो ये फॉर्म के OH फिनोल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके कौन से प्रोडक्ट देगा। दूसरा, अब अगर हम यही फिनोल लें लेकिन जो HNO3 है उसको डाइल्यूट के बजाय कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल करें और बाकी कंडीशन वही हो, तो अब इस दौरान हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और वो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। दिस इज फिनोल 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो और साथ में 6 पे नाइट्रो। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये कंडीशन डिपेंडेंट डाइल्यूट HNO3 के साथ जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट देगा और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ फिर ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट हो जाएगा। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल में फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होगा। अगर हम फिनोल लें और इसका Br2 ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट 825 डिग्री सेल्सियस, तो अगेन हमें प्रोडक्ट मिलेंगे आर्थोब्रोमोफिनोल and para-bromophenol. This is orthobromophenols plus para-bromophenol because OH is ortho-para directing group. This is para-bromophenol. लेकिन अगर हम यही ब्रोमीन का रिएक्शन फिनोल के साथ कर दें लेकिन कंडीशन में तब्दीली कुछ यूं लाएं कि दिस इज Br2 और अब हम इसमें वाटर का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, वी विल गेट दिस प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। दिस इज 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये वाइट प्रेसिपिटेट की शक्ल में, साथ में ये भी 3HBr ये भी निकलेगा माइनस फॉर्म में, तो ये जो है आपको एक वाइट प्रेसिपिटेट मिल के दिखाई देगा। और ये टेस्ट हम करते हैं टेस्ट फॉर फिनोल। तो ये फिनोल के लिए एक टेस्ट है कि आया एक अननोन गिवन कंपाउंड में फिनोल मौजूद है कि मौजूद नहीं है। दिस अपीयरेंस ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट विद ब्रोमीन वाटर शोज दैट द गिवन कंपाउंड हैज फिनोल। रिएक्शन ऑफ ईथर्स। ईथर्स बहुत ही जो लेस रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और बहुत ही कम रिएजेंट के साथ इनके रिएक्शन होते हैं। एसिड के साथ इनके रिएक्शन अगर हैं तो ईथर, अगर हम इसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl कोल्ड फॉर्म में करेंगे तो ये बना देते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग ऑक्सोनियम सॉल्ट। और यही ईथर अगर हम लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कोल्ड कंडीशन में तो ये भी ऑक्सोनियम सॉल्ट बना देगा। और वो ऑक्सोनियम सॉल्ट अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो फर्दर हीट करने से जो कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स हैं तो वो 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो यहाँ पे HCl के साथ जस्ट ऑक्सोनियम सॉल्ट, फिर ईथर H2SO4 के साथ ऑक्सोनियम सॉल्ट, फर्दर प्रोलॉन्ग हीटिंग से अल्कोहल बन जाएंगे। और ईथर अगर हम HI के साथ रिएक्ट करें, अब इसके साथ इसका रिएक्शन होगा हॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो हॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म में ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा, ऑक्सोनियम सॉल्ट, और फिर वो फर्दर बगैर हीट किए हुए टूट के कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड देगा। तो अल्कोहल हो जाएगा ROH और अल्काइल हैलाइड RI, क्योंकि हमने हाइड्रोजन आयोडाइड मिलाया है। इसी तरह से अगर ईथर इसको हम HBr के साथ हॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा और ऑक्सोनियम सॉल्ट पे खुद रीअरेंजमेंट टूट करके अल्कोहल दे जाएगा और साथ में अल्काइल ब्रोमाइड। ऑक्सोनियम सॉल्ट का आइडिया ले लें, ये ईथर ROR
और ये अपना जो लोन पेयर है वो एसिड के हाइड्रोजन आयन को दे जाता है। तो इस तरह से ये जो आयन बनेगा, दिस आयन इज नोन एज ऑक्सोनियम आयन, और इसके साथ अब सॉल्ट है तो HCl की शक्ल में यहाँ पे क्लोराइड मौजूद होगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सोनियम क्लोराइड। जो भी अल्काइल ग्रुप हो उसके नाम लगा के, अगर H2SO4 है तो इधर सल्फेट लग जाएगा, एटसेट्रा। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये हमें मिल सकते हैं। एक होते हैं एसिड कैटालाइज्ड और दूसरे होते हैं बेस कैटालाइज्ड। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक वीक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाना हो, तो ये एसिड क्या करता है, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन, यानी उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा, और बाहर वाला अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी है तो वो इजीली अट्रैक्ट होगा। और बेस कैटालाइज्ड कब करते हैं, या ये क्या करेगा, बेस कैटालाइज्ड क्या करता है कि इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, फिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट एल्डिहाइड कीटोन से मिल रहा है तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। तो बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाता है और एसिड जो है कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ाता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाता है। रिएक्शन विद नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको याद होनी चाहिए। यानी नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल एमोनिया हुआ या एमोनिया के डेरिवेटिव्स हुए, तो व्हेन अल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट्स विद एमोनिया दे गिव इमाइन। अब इमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो याद होना चाहिए। दिस इज अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनाइल कार्बन होगा, वो रिएक्ट करेगा एमोनिया से, दैट इज NH3। अब जो इमाइन बनेगा तो इमाइन ये होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से बनाएगा और इधर फिर नाइट्रोजन ने बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया हुआ होगा, तो इस किस्म के कंपाउंड को इमाइन कहेंगे। एल्डिहाइड कीटोन अगर प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करेंगे तो N सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस बनेंगे। अगेन दिस इज कार्बोनिल कार्बन और प्राइमरी अमीन और NH2। अब जो N सब्स्टिट्यूटेड एमाइन होंगे, फंक्शनल ग्रुप वहीं ऊपर वाला, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इधर उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप, उधर था H और इधर है अल्काइल ग्रुप, तो N सब्स्टिट्यूटेड एमाइन बनेगा। एल्डिहाइड कीटोन अगर हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइम्स बनेंगे। अल्डिहाइड कीटोन अगेन द सेम कार्बोनिल कार्बन या ग्रुप, हाइड्रोक्सिल अमीन अब ये होगा कि NH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे जो ऑक्साइम होगा उसको आपने यूँ याद रखना है कि अगेन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन विद OH, तो यहाँ पे ग्रुप OH का इजाफा हुआ और ये बना ऑक्साइम HR एंड OH। अल्डिहाइड कीटोन अपॉन रिएक्शन विद हाइड्राजीन गिव्स हाइड्राजोन्स। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल ग्रुप, हाइड्राजीन दैट इज NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड देन यू विल गेट NH2, तो यहाँ पे NH2 ग्रुप आया तो ये बना हाइड्राजोन। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स और फिर उनमें क्या फ़र्क है ये याद रखें। रिएक्शन विद अल्कोहल्स, अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करके एसिड की मौजूदगी में दे जाते हैं हिमी एसीटाल। हिमी एसीटाल ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन इज बॉन्डेड टू एन अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एंड ईथर फंक्शनल ग्रुप, दिस इज नोन एज हिमी एसीटाल। हिमी एसीटाल फर्दर अल्कोहल से रिएक्ट करके एसीटाल बना देता है। एसीटाल कंपाउंड इन विच कार्बन इज बॉन्डेड टू टू ईथर ग्रुप ऑन इट्स ईदर साइज, तो वो होता है एसीटाल। और हिमी एसीटाल कार्बन बॉन्डेड टू OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एंड ईथर फंक्शनल ग्रुप। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन्स, तो इसके लिए दो रिएक्शन इस्तेमाल होते हैं, एक क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा वुल्फ-केशनर रिडक्शन। दोनों रिएक्शन में हमारे पास जो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बन के अल्केन या हाइड्रोकार्बन दे जाएगा। जस्ट दोनों में रिएजेंट्स का फ़र्क है। क्लीमेंसन रिडक्शन में जिंक एमेलगम और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनको रिएक्ट किया जाता है अल्डिहाइड कीटोन के साथ और कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन बनते हैं। जिंक एमेलगम, एलॉय ऑफ मर्करी विद एनी मेटल इज नोन एज एमेलगम। वुल्फ-केशनर रिडक्शन में हाइड्राजीन N2H4 प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, इनका इस्तेमाल करके द सेम अल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अल्केन। उसमें बस ये होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल कार्बन है ये शिफ्ट हो जाएगा इनटू अल्केन या हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिमेंबर जो अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं अपॉन ऑक्सीडेशन दे गिव कार्बोक्सिलिक एसिड कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
बस सिर्फ ये कि अल्डिहाइड कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज्ड देन कीटोन बिकॉज अल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अल्डिहाइड्स विद फिलिंग्स रिएजेंट कार्बोक्सिलेट आयन दे जाते हैं। ये रिएक्शन स्पेशली यूज होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिलिंग्स रिएजेंट में क्यूप्रिक आयंस यानी कॉपर 2+ इन टार्टारिक एसिड इसके साथ हीट किया जाता है और ये क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट होते हैं और क्यूप्रिक आयन का कलर होता है ब्लू और जब रिएक्शन होना शुरू हो जाता है तो वो कलर उसका चेंज हो जाता है टू रेड। तो इस कलर का ब्लू से रेड में चेंज हो जाना इंडिकेशन है कि द गिवन कंपाउंड इज एल्डिहाइड। और अगर हम कीटोन के साथ ये रिएक्शन करें तो रिएक्शन नहीं हो पाता क्योंकि फिलिंग्स रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो कीटोन्स जैसे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अल्डिहाइड व्हेन रिएक्टेड विद टॉलरेंस रिएजेंट प्रोड्यूस कार्बोक्सिलेट आयंस यानी वो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब टॉलरेंस रिएजेंट जो है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है यानी इट इज AgNO3 प्लस एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस सोल्यूशन के दौरान सिल्वर जो इधर +1 कॉन्फ़िगरेशन में है ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हो जाता है सिल्वर एटम टू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट और ये सिल्वर मिरर की शक्ल में डिपॉजिट हो जाता है। तो इस एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से सिल्वर मिरर का बनना इंडिकेट कर देता है कि द गिवन कंपाउंड वाज अल्डिहाइड। कीटोन ये रिएक्शन नहीं दे सकते। अगेन कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस टॉलरेंस रिएजेंट। कीटोन्स डू नॉट शो दीज रिएक्शंस। aldol कंडेंसेशन। अल्डिहाइड और अल्डिहाइड मिलके अल्डोल बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्डोल ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन के साथ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो और फिर उसके साथ एडजेसेंट कार्बन पे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो तो इस किस्म के कंपाउंड को कहा जाता है अल्डोल। एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और दूसरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, दीज कंपाउंड आर नोन एज अल्डोल। अच्छा, अब इससे क्वेश्चन ये आपको मिलेगा कि गिवन में से कौन सा अल्डिहाइड या कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो रिमेंबर, अल्डिहाइड इन कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स कैन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब अल्फा हाइड्रोजन को समझें। दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। इसके साथ वाला जो कार्बन होगा वो कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, और इसके साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं तो ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। सिमिलरली अगर हम कीटोन ले लें प्रोपेनोन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, अब ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ ये हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है और उनके साथ अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, ये भी शो करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अब अगर एक कंपाउंड ये दिया गया है कि दिस इज कार्बन CH3 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 और उसके बाद एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन तो मौजूद है लेकिन उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये जो कंपाउंड है विच इज़ 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, ये जो है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। इसी तरह से अगर हमसे कहा जाए कि बेंजल्डिहाइड क्या अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, दिस इज बेंजल्डिहाइड, तो ये भी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा बिकॉज दिस इज द अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन के साथ जो बेंजीन रिंग का कार्बन है कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो ये एक कॉमन ट्रिक होता है अल्डोल कंडेंसेशन में। अब अगर एक अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स हैं लेकिन दूसरे अल्डिहाइड के पास नहीं है फिर भी ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा क्योंकि इन दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। कैनिज़ेरोस रिएक्शन। इस रिएक्शन में दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% एक्वस सोल्यूशन में रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दे जाता है। एक तो ये, दूसरा इसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्योंकि इसमें दोनों अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रिड्यूस भी हो जाते हैं। जब वो इसी रिएक्शन के दौरान रिड्यूस होते हैं तो अल्कोहल दे जाते हैं अपॉन दियर रिडक्शन, जो अल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल देते हैं। जबकि अल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड दे जाते हैं। तो इस वजह से इस रिएक्शन में अल्डिहाइड सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो दिस इज व्हाई इट इज़ नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इससे कॉमन ट्रिक जो दिया जाता है कि गिवन में से कौन सा अल्डिहाइड ये कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा या नहीं देगा, तो रिमेंबर वो अल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते तो वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देते लेकिन कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अब इन एग्जांपल में बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा। इसी तरह से अगर हम फॉर्मल्डिहाइड देखें तो उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। ये जो दो हाइड्रोजन हैं दे आर नॉट टर्म इज अल्फा हाइड्रोजन,
तो ये भी KN0 रिएक्शन देगा। लेकिन अगर हम इथेनॉल को देखें तो इसके पास अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो ये KN0 रिएक्शन नहीं देगा, जबकि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। आयोडोफॉर्म रिएक्शन ये एक टारगेटेड रिएक्शन होता है और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमसे ये पूछे जाते हैं कि कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन का जो कंसेप्ट है वो समझते हैं। तो इसमें जो भी रिएक्टेंट होगा, अब उस रिएक्टेंट को समझते हैं कि वो कौन सा रिएक्टेंट होगा। इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और इस रिएक्शन की वजह से हमें मिलता है एक येलो प्रिसिपिटेट, और ये येलो प्रिसिपिटेट जो है वो कहलाता है आयोडोफॉर्म। फॉर एग्जांपल ये हमें मिलेगा CHI3, जिस तरह क्लोरोफॉर्म है तो ये आयोडोफॉर्म। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो हमसे पूछे जाते हैं कि गिवन में से कौन सा कंपाउंड ये टेस्ट देगा, कौन सा कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देगा, तो रिमेंबर अल्फा मिथाइलेटेड अल्कोहल, अल्फा मिथाइलेटेड अल्कोहल ये जो है ये रिएक्शन देते हैं। अब अल्फा मिथाइलेटेड अल्कोहल कुछ यूं समझें कि दिस इज द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू OH ग्रुप, ये हुआ अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ अगर CH3 मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो इस किस्म का जो भी अल्कोहल होगा वो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे जाएगा। फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाता है कि इथाइल अल्कोहल, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस, ये इथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर मिथाइल अल्कोहल का पूछा जाए CH3OH, तो अब ये अल्फा मिथाइलेटेड नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ऑल अल्फा मिथाइलेटेड सेकेंडरी अल्कोहल्स कैन गिव दिस टेस्ट, जबकि प्राइमरी अल्कोहल में से ओनली इथाइल अल्कोहल जो है वो ये टेस्ट देता है। बाकी जितनी भी अल्फा मिथाइलेटेड सेकेंडरी अल्कोहल होंगे वो ये टेस्ट देंगे। जबकि टर्शरी अल्कोहल, तो नो टर्शरी अल्कोहल कैन शो दिस टेस्ट, ओनली फॉर सेकेंडरी अल्फा मिथाइलेटेड अल्कोहल्स इन प्राइमरी अल्कोहल दैट इज इथाइल अल्कोहल। दूसरी तरफ कीटोन और अल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देते हैं, लेकिन कौन से कीटोन और अल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे? तो रिमेंबर, अगर ये ग्रुप अल्डिहाइड और कीटोन में मौजूद हैं तो वो ये रिएक्शन देंगे, अगर ये इस किस्म का ग्रुप मौजूद नहीं है तो वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। दिस इज मिथाइल और फिर कीटो ग्रुप, तो ये ग्रुप याद रखें। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाए कि ये एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल, तो यस ये रिएक्शन देगा बिकॉज इट हैज़ दैट अल्फा मिथाइलेटेड कीटो ग्रुप या मिथाइलेटेड कीटो ग्रुप मौजूद है। सिमिलरली प्रोपेनोन या एसीटोन, तो ये भी ये रिएक्शन देगा बिकॉज इट हैज़ दैट मिथाइलेटेड कीटो ग्रुप। सिमिलरली फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड में ये मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद नहीं है, दिस इज मिथाइल कार्बोनाइल, ये एक यूनिवर्सल टर्म हो जाएगा, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3-पेंटेनोन या पेंट-3-ओन, तो इसमें भी मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद नहीं है बल्कि इथाइल कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, तो ये भी ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। तो रिमेंबर दिस फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट।